नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 9 बजे अहम बैठक करेंगे। पीएम के कार्यक्रम कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक होने वाली है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी शामिल होंगे। तो आज रात 9 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बड़े अधिकारी इसमें जुड़ेंगे। पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। रात 9 बजे ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारी जुड़ेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। तो रात 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, आज महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या एजेंडा है इस बैठक का? बिल्कुल, रात 9 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिले, जोन और रेंज के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। खासतौर पर आने वाले समय में होली और रमजान के त्योहार को लेकर किस तरह के इंतजामात कानून व्यवस्था को लेकर किए गए हैं और साथ ही साथ संभावित वीआईपीज के दौरे यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दौरों को लेकर भी किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, इसको लेकर ये रिव्यू बैठक होनी है। कानून व्यवस्था को लेकर भी और खासतौर पर जिलों में किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बॉर्डर एरियाज की बात करें तो नेपाल और आसपास के जो बॉर्डर एरिया, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया, वहां पर किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और ओवरऑल कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह की कार्यशैली पुलिस अपना रही है, किस तरह से क्राइम और क्रिमिनल को लेकर काम कर रही है और अलग अलग ऑपरेशंस जो हैं यूपी पुलिस के वो किस तरह चल रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन कन्विक्शंस की बात हो या फिर एएनटीएफ की तरफ से और बाकी पुलिस के अलग अलग विंग्स की तरफ से चलाए जा रहे जो अलग अलग अभियान है, उनकी किस तरह की गति रही है, इसको लेकर भी इस रिव्यू बैठक में चर्चा होगी और अधिकारी अपनी तरफ से जानकारी पेश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख की आज मुलाकात हो सकती है। मोहन भागवत से मुख्यमंत्री आज मुलाकात कर सकते हैं। निराला नगर में रात 8 बजे ये मुलाकात हो सकती है। 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी मुलाकात कर सकते हैं। निराला नगर में रात 8 बजे ये मुलाकात संभव है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से आज मुलाकात कर सकते हैं। काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। रात 8 बजे ये मुलाकात संभव है और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उनके साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात कर सकते हैं मोहन भागवत से, क्या इस मुलाकात के मायने निकाले जा सकते हैं? कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरसंघ चालक मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात संभावित है। सीधे तौर पर कहा जाए तो आरएसएस प्रमुख की लखनऊ में 2 दिन के प्रवास के दौरान ये दूसरा दिन है और आज ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों से वो मुलाकात करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मुलाकात हर लिहाज से अहम मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बीते दिनों मोहन भागवत की तरफ से दिए गए कुछ बयान थे जिसमें वो खुलकर कह रहे थे कि जो बाहर से आए हुए जो घुसपैठिए हैं या फिर बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, उसके अलावा देश में किस तरह से हिंदुत्व और हिंदू काम कर रहे हैं और किस तरह से घर वापसी और पलायन को रोका गया है, इसको लेकर वो बहुत कुछ कहते नजर आए थे। सीएम से मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश किस तरह काम कर रहा है, किस तरह की रणनीतियां हैं और खासतौर पर मोहन भागवत के साथ चर्चा में बहुत कुछ अलग विषय हो सकते हैं जिस पर मुख्यमंत्री और मोहन भागवत की चर्चा हो सकती है। जी
बिल्कुल 2027 चुनाव से लेकर भी इसे जोड़ करके देखा जा रहा है इस मुलाकात को, उनके साथ चर्चा हो सकती है चुनावों को लेकर भी, रणनीतियों को लेकर भी, किस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समन्वय बिठाएगी आने वाले चुनावों को लेकर के, उसे लेकर भी चर्चाएं संभव है। देखिए, इसे समन्वय बैठक तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन आरएसएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ग्राउंड लेवल पर जिस तरह प्रचार प्रसार का काम आरएसएस करती रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह ग्राउंड वर्क चल रहा है, 27 के चुनाव को लेकर भी किस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, किस रोड मैप के साथ जुड़कर काम किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अगली खबर लखनऊ से, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है 2027 चुनाव को लेकर। मायावती ने कहा बसपा अकेली ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी, 2027 में बसपा सरकार बनाएगी। मायावती ने कहा है गठबंधन से बसपा को नुकसान होगा। तो बंगले को लेकर गलत खबर फैलाई जा रही है, मैंने सुरक्षा कारणों के कारण पहले बंगला खाली किया। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी, दिल्ली में अतिरिक्त टाइप 8 बंगला मिला। सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली में टाइप 8 बंगला मिला है। तो ये बयान कुछ दिनों पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा उन्होंने कहा है 2027 चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 2027 में बसपा विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी और 2027 में बसपा ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। इस बार जो गठबंधन हुआ, गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ है, जिसके चलते 2027 में बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2027 को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो पिछले दिनों भी मायावती ने यह बयान दिया था, चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, एक बार फिर से मायावती ने 2027 चुनाव को लेकर अपनी बात रखी और एक बार फिर से कहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में अकेले चुनाव लड़ेगी, उनको नुकसान हुआ गठबंधन से। और क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल साफ कहा कि एकला चलेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इसके पहले जब उन्होंने जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन उनका जन्मदिन था, उस दिन भी उन्होंने साफ कहा था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आज उस पर फिर वो कायम रही और उन्होंने एकला चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमें एक बात बिल्कुल याद है, पिछले दिनों जब हमने जब भी गठबंधन किया तब हमारा नुकसान हुआ है। लगातार ये बताती रही कि हमने जब भी किसी पार्टी से गठबंधन किया तो हमारा नुकसान हुआ। इसके पहले जब उन्होंने इसका रीजन बताया तो उन्होंने बताया था कि देखिए, जो हमारा वोट बैंक है वो तो चला जाता है अगली पार्टियों के साथ, लेकिन जो उनका वोटर है वो हमारे साथ नहीं आता है। तो उन्होंने तमाम बार बताया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तब भी वो नुकसान हुआ। तो तमाम वो बताती रही। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण रही, जो जिस बंगले को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी उन्हें घेर रही थी, आज उन्होंने बताया कि ठीक है, टाइप 8 का बंगला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। टाइप 8 का बंगला उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि सुरक्षा कारणों से वो बंगला उन्हें मिला हुआ। तो तमाम आज जो आरोप समाजवादी पार्टी के नेता लगाते हैं, देखिए बसपा जो है बी टीम है, तमाम इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि 9 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी ये कहती है कि 9 अक्टूबर को जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जो रैली की थी वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के कारण ही सफल रही थी। उसके बाद ये कहा गया देखिए बंगला मिल गया, इसीलिए तो हम कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। आज उस पर वो सफाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो टाइप 8 का बंगला मिला है सुरक्षा कारणों से मिला। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई और लगातार वो कहते रहे देखिए, हम सुरक्षा कारणों से पहले हमारी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, अब हमें टाइप 8 बंगला मिल गया। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो बंगला मिला वो स्पेशल रिकमेंडेशन पे मिला है। ये जो बंगला मिलता है, जो नेशनल पार्टी की जो लीडर्स है, उन्हें जिस कैटेगरी में बसपा सुप्रीमो आती है वो टाइप 6 का बंगला मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें स्पेशल कैटेगरी में स्पेशल रिकमेंडेशन पर टाइप 8 का बंगला मिला। इस बंगला मिलने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी उन्हें घेर रही थी। आज उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा देखिए, बंगले पर राजनीति ना करें, ये गलत है, हमें केवल सुरक्षा कारणों से मिला। हालांकि वो लगातार आज बिल्कुल साफ उन्होंने कह दिया कि वो
वो गठबंधन में नहीं जा रही, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके पहले एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, उन्होंने कहा था कि देखिए अगर हमारा और बसपा का गठबंधन हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एक बहुजन शब्द का प्रयोग कर दिया था, उसके बाद भी लगातार एक सियासत में ये चर्चा शुरू हो गई थी उत्तर प्रदेश की कि क्या समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन में आ सकती है। देखिए अभी तो उन्होंने इंकार कर दिया, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, अभी चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है चारू, तो कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार ये कह रही हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब चुनाव थोड़ा नजदीक होगा तब और भी पिक्चर साफ होगी। लेकिन अभी की जो पिक्चर बनती हुई दिख रही है, उस पिक्चर में वो बिल्कुल वो अकेले ही चुनाव लड़ते हुए घोषणा की। जी चारू। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अलीगढ़ से खबर है जहां करोड़ों की जमीन का घोटाला उजागर हुआ है। पूर्व अभियंता और अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हुआ। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कार्रवाई की है। सरकारी जमीन से एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया है। सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया है। तो अलीगढ़ से ये खबर सामने आई है और जमीन घोटाले का मामला उजागर हुआ है। तो करोड़ों की जमीन घोटाले का मामला उजागर हुआ है। अलीगढ़ में पूर्व अभियंता और अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने ये कार्रवाई की। सरकारी जमीन से एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया है। सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया। तो अलीगढ़ से खबर है जहां करोड़ों की जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। पूर्व अभियंता और अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हुआ। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने ये कार्रवाई की है। जानकारी मिल रही है कि इस जमीन से, सरकारी जमीन से एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया। सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। और सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी आपके पास? जमीन घोटाले का मामला सामने आया है अलीगढ़ से। पूर्व अभियंता और अधिकारी का नाम इसमें सामने आया, क्या भूमिका रही है उनकी? बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ नगर निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले का ये बड़ा मामला एक जांच में सामने आया है। जैसे ही मामला सामने आता है, देखिए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा द्वारा अब अवर अभियंता सहित 2 अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की लगभग 1 बीघा जमीन है जिसकी करोड़ों रुपया कीमत है। उस जमीन को फर्जी तरीके से लोगों ने एक व्यक्ति के नाम कर दिया था। अब देखिए पूरे मामले में निश्चित तौर पर उन्होंने जो आदेश दिया है, संबंधित नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस मामले में गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से ये देखिए बड़ा घोटाले का मामला सामने आया है, इसमें ये भी सामने आया है प्रमोद कि किसी एक व्यक्ति को सरकारी जमीन से फायदा पहुंचाया जा रहा था। कौन है वो व्यक्ति? क्या उसकी पहचान हो पाई है? क्या उसका नाम सामने आ पाया है? बिल्कुल, देखिए नगर निगम की बेस कीमती ये भूमि थी। 1 बीघा जमीन है, यानी 960 वर्ग गज जमीन है। इस जमीन को पूर्व में कुछ अधिकारी रहे, उनके द्वारा अपने चाहने वाले व्यक्तियों के लिए दे दी गई थी। जिसके अब इस मामले की जैसे ही शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा की गई थी, शिकायत के बाद नगर आयुक्त ने जांच कमेटी बिठा ली और जांच में ये पाया गया कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से। ठीक है, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। अगली खबर गोंडा से है जहां बोर्ड की परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए। सुधीर की जगह मनीष हिंदी का पेपर दे रहा था। हाई स्कूल की परीक्षा में ये आरोपी मनीष पकड़ा गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने तलाशी में इस छात्र को पकड़ा। नकल संवेदनशील जिले में कार्रवाई शुरू कर दी गई। हाई स्कूल की परीक्षा में आरोपी मनीष पकड़ा गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने तलाशी में इस छात्र को पकड़ा। नकल संवेदनशील जिले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बोर्ड की परीक्षा में ये मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ है। गोंडा से खबर है, सुधीर की जगह मनीष हिंदी का पेपर दे रहा था। डमी कैंडिडेट पेपर देता हुआ पाया गया। हाई स्कूल की परीक्षा में यह आरोपी मनीष पकड़ा गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने तलाशी में इस छात्र को पकड़ा। नकल संवेदनशील जिले में कार्रवाई शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुराग सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, चीटिंग करता हुआ एक बच्चा पकड़ा गया है। सुधीर की जगह मनीष पेपर दे रहा था डमी कैंडिडेट बनकर। क्या ये पूरा मामला रहा? कैसे इसे पकड़ा गया? क्या जानकारी? हम आपको बता दें कि बभनान के जनता इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर
एक सुधीर कुमार की जगह पे मनीष कुमार नाम के युवक पेपर दे रहा था। स्टेटिस मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक ने जब उसकी सघन तलाशी की, उस जो युवक है उसकी उम्र ज्यादा लगी, इससे शक हुआ। उसी शक के बिना पर जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में साफ तौर से खुलकर निकल के सामने आ गया, जो सुधीर की जगह मनीष कुमार था वो पेपर देते हुए पाया गया। और गोंडा क्योंकि संवेदनशील जिला है, ऐसे में नकल को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और उस जो मनीष कुमार है उसको तुरंत हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि 2017 में अनुराग देखिए, लेकिन ये बड़ी बात है कि हिंदी का पेपर था और उसमें ये डमी कैंडिडेट बिठाया गया, तो सवाल तो इस पर भी खड़े होंगे ही। जाहिर सी बात है कि क्या फिर चेकिंग कर रही है प्रशासन की टीम, जो मैनेजमेंट की जो टीम है वो क्या चेकिंग कर रही है? बच्चे आईडी कार्ड दिखा करके अंदर जाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हम बता दें, ये पूरा ताना बाना जो था, जब एग्जाम का फॉर्म भरा गया था, जिस स्कूल में ये लड़का सुधीर कुमार जो पढ़ता था, वहीं से पूरा खेल खेला गया। और जब फॉर्म भरा गया तो नाम तो सुधीर कुमार के नाम से रहा, लेकिन फोटो उसी समय मनीष कुमार की लगा दी गई। तो साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये नकल माफिया इस तरीके से पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि फोटो भी बदल दो, तो जब उसके जगह पर मनीष के जगह सुधीर के जगह मनीष पेपर देने गया, तो चूंकि जो प्रवेश पत्र है उसमें फोटो मनीष की लगी थी, तो गेट से उसको एंट्री मिल गई और अंदर सघन तलाशी और जांच के बाद उसकी उम्र का शक होने के बाद इस तरीके से जानकारी हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। मैनपुरी से खबर है, फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर विरोध सामने आया है। आगामी 27 फरवरी को फिल्म रिलीज होनी है। फिल्म में समुदायों के प्रेम प्रसंग को दिखाने का आरोप है। यादव समाज ने छवि धूमिल होने की आशंका जताई। यादव महासभा के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति के नाम शिकायत भेजी गई है। आपत्तिजनक कंटेंट हटाने या नाम बदलने की मांग की गई। मांगे नहीं मानी तो प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। तो मैनपुरी में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर विरोध देखने को मिल रहा है। आगामी 27 फरवरी को फिल्म रिलीज होना प्रस्तावित है। तो फिल्म में समुदायों के प्रेम प्रसंग को दिखाने का आरोप है और यादव समाज ने छवि धूमिल होने की आशंका जताई है। यादव महासभा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। तो फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर यादव समाज के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, विरोध किया जा रहा है। फिल्म में समुदायों के प्रेम प्रसंग को दिखाने का आरोप लगा है। यादव समाज ने छवि धूमिल होने की आशंका जताई और यादव महासभा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। लोगों से इस फिल्म का नाम बदलने की मांग की जा रही है और नहीं तो प्रदर्शन की चेतावनी भी दी जा रही है। मैनपुरी से खबर, जहां फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर विरोध सामने आ रहा है। 27 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। यादव समाज के द्वारा ये विरोध जताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्येंद्र तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, यादव जी की लव स्टोरी एक फिल्म है जिसे लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, क्या बातें सामने आ रही है? ये बिल्कुल आज जिस तरीके से मैनपुरी में जिलाधिकारी को राष्ट्रपति नाम के एक संबोधन लेटर जारी किया गया, जिसमें विरोध किया गया कि यादव जी की जो लव स्टोरी नाम से जो आगामी 27 फरवरी को जो फिल्म रिलीज हो रही है उसको रोका जाए और उसका नाम बदल के कोई और नाम रखा जाए, जिससे यादव समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के बीच में कोई तनाव ऐसा पैदा न हो कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरी फिल्म में ऐसा नाम अब तक कोई इंग्लिश फिल्म नहीं आया जो एक जात विशेष नाम से फिल्म का नाम रखा गया हो, जबकि इसमें कोई यादव प्रोड्यूसर भी नहीं है, कोई डायरेक्टर भी नहीं है, कोई कलाकार भी नहीं है यादव नाम से। फिर भी इसमें यादव और मुसलमान का जो एक लव स्टोरी प्रेम प्रसंग का ये पूरा प्रकरण देखने को मिलेगा, जिससे अगर फिल्म को नहीं रोका गया तो यादव समाज के लोग सिनेमा घरों से लेकर पूरे देश में एक आंदोलन करेंगे और ये बड़ी कड़ी चेतावनी दी है कि हर हालत में इसका नाम बदल
बदल के कोई नाम और रखा जाए। तो वही ठीक है, अगर जी। अगर हम महिला मोर्चा की ठीक है सत्येंद्र, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।